चल रहा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स विद उर्मिला ताखर। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में अर्थशास्त्र विषय से संबंधित कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन 15 से 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आज अर्थशास्त्र विषय पे एक छोटी सी चर्चा करेंगे। हमारे सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बारे में अपने को पूछा गया है, बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य। टॉपिक का नाम क्या है अपने? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। नया टॉपिक डाला गया है, स्टूडेंट्स को डर बैठा हुआ है कि इस टॉपिक को अपन कैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है, सब इजी है। एक बार अगर सीख लिया तो कभी नहीं भूलोगे और सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व होंगे। बाकी थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट ये वाला पार्ट है, इसमें क्वेश्चन सही होने के चांस सबसे ज्यादा है। तो हम देखते हैं आज की केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है एक प्रतिनिधि मूल्य या केंद्रीय मूल्य। एक श्रेणी अपने को दी हुई है और उस श्रेणी का जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, कौन सा मूल्य कर रहा है, वो ही क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप अपने सिलेबस में डाले गए हैं। सबसे पहला जो माप डाला गया है वो है बहुलक, दूसरा है माध्यिका और तीसरा जो माप है वो है समांतर माध्य। बहुलक को अपन जेड से डिनोट करेंगे, माध्यिका को एम से डिनोट करेंगे और समांतर माध्य को एक्स बार से डिनोट करेंगे। यानी कि जहां कहीं भी बहुलक शब्द का प्रयोग होता है वहां हम जेड को लिखेंगे, जहां कहीं भी माध्यिका शब्द का प्रयोग होता है वहां हम एम लिखेंगे और जहां कहीं भी समांतर माध्य शब्द का प्रयोग होगा वहां लिखेंगे एक्स बार। अब हमें देखना है कि जो बहुलक और माध्यिका है उनको क्या कहते हैं? स्थिति संबंधी माध्य। और समांतर माध्य को क्या कह देते हैं? गणितीय माध्य। स्थिति संबंधी माध्य कौन से होते हैं? 2 माध्य होते हैं, 2 माप होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के, माध्यिका और बहुलक। और गणितीय माध्य जो होता है वो होता है समांतर माध्य। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन दे दिया जाता है निम्न में से कौन सा स्थिति संबंधी माध्य है, निम्न में से कौन सा स्थिति संबंधी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। पहला ऑप्शन दे दिया बहुलक, दूसरा दे दिया माध्यिका, तीसरा दे दिया समांतर माध्य और चौथा दे दिया तीसरा दे दिया दोनों और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप स्थिति संबंधी माध्य बताओगे बहुलक और माध्यिका दोनों। पूछ लिया आपको निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा गणितीय माप है। ऑप्शन दे दिया बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्य और तीनों। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन 3 पे टिक करना है। समांतर माध्य क्या है? गणितीय माध्य। अब क्यों कहते हैं इनको स्थिति संबंधी माध्य और गणितीय माध्य, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, यानी कि जो बहुलक है और माध्यिका है वो अपने को निरीक्षण मात्र से ही पता चल जाता है। देखने से ही अपन अधिकतर बार निरीक्षण मात्र से ही पता चल जाता है। देखने से ही अपन बता सकते हैं कि इस सीरीज में ये बहुलक है और इस सीरीज में ये माध्यिका है। और गणितीय माध्य, समांतर माध्य को गणितीय माध्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बीजगणितीय विवेचन अपन कर सकते हैं। बीजगणितीय विवेचन होने के कारण ये कौन सा माध्य कहलाता है? समांतर माध्य गणितीय माध्य कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों माध्यों को निकालने के लिए सबसे पहले अपन 3 श्रेणियों का अध्ययन करेंगे।
उन तीनों श्रेणियों के अध्ययन के बिना हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को नहीं निकाल सकते। श्रेणियों का ज्ञान करने के लिए हम तीनों श्रेणियों को पढ़ते हैं। पहली जो श्रेणी है अपने व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी जो श्रेणी है अपनी दूसरी जो श्रेणी है उसका नाम है खंडित श्रेणी। इस खंडित श्रेणी को ही क्या कह देते हैं? विच्छिन्न श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है अपनी वो है सतत श्रेणी। और सतत श्रेणी का ही दूसरा नाम क्या है? अविच्छिन्न श्रेणी। यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले अपने को इन तीनों श्रेणियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम श्रेणियों को पहचान लेंगे तो हमारा सवाल करना सबसे आसान हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इन तीनों श्रेणियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है व्यक्तिगत श्रेणी? व्यक्तिगत श्रेणी का अगर क्वेश्चन आता है तो एक सीरीज अपने को दी हुई आती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 2, 5 ये है। जैसे गणित विषय में अलग अलग स्टूडेंट्स के ये वाले नंबर आए। मोहन के 2 नंबर आए, सोहन के 4 आए, बबीता के 6 आए, राहुल के 8 आए। यानी कि अलग अलग व्यक्तियों को अपने सिर्फ अंक दिए हुए आएंगे, तो वो कौन सी श्रेणी होगी? अपनी व्यक्तिगत श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति के बारे में अपने को पहचान बताई जा रही है। अलग अलग राहुल के ये है, सोहन के ये है, मोहन के ये है, अलग अलग एक एक व्यक्ति के बारे में अपने को पहचान बताई जा रही है, तो ये कौन सी श्रेणी होगी? व्यक्तिगत श्रेणी होगी। अब हम दूसरी श्रेणी देखेंगे, खंडित श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी। खंडित श्रेणी में क्या होगा? खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी का उदाहरण देखो, जैसे 5, 7, 12, 18, 20 ये अपने क्या दिए हुए हैं? अंक दिए हुए हैं। ठीक है, अब 5 अंक जो है वो एक व्यक्ति के आ रहे हैं, 7 जो अंक है वो 2 के आ रहे हैं, 12 जो अंक है वो 3 के आ रहे हैं, 18 जो है वो फिर से 2 के आ रहे हैं, और 20 जो अंक है वो एक व्यक्ति के आ रहा है। यानी कि इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ? व्यक्तिगत श्रेणी में केवल अंक दिए हुए आएंगे, एक एक व्यक्ति के अंक दिए हुए आएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या आएगा? एक एक व्यक्ति के अंक दिए हुए आएंगे। लेकिन खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में क्या आएंगे? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अंक भी दिए हुए आ सकते हैं। यानी कि अंक दिए हुए आएंगे प्लस बारंबारता दी हुई आएगी कि 5 नंबर जो है वो एक व्यक्ति के आए, 7 जो नंबर है वो 2 स्टूडेंट्स के आए, 12 जो नंबर है वो 3 स्टूडेंट्स के आए, 18 जो नंबर है वो 2 स्टूडेंट के आए, और 20 जो नंबर है वो एक स्टूडेंट के आया है। यानी कि अंक प्लस बारंबारता दी हुई आएगी, तो वो कौन सी श्रेणी होगी? खंडित श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी। अब हम तीसरी श्रेणी देखेंगे, वो कौन सी श्रेणी है? सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी।
श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी में वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा और बारंबारता दी हुई आएगी। जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। 2, 4, 6, 4 और 2। ये हमारी कौन सी श्रेणी होगी? सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी। अपने को केवल और केवल इन टॉपिक्स में क्या करना है? श्रेणियों को पहचानना है। अगर एक बार श्रेणी पहचान में आ गई तो आसानी से उस सवाल को सॉल्व अपन कर सकते हैं। ये कौन सी श्रेणी है? सतत श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस। सतत यानी कंटिन्यूअस। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। कंटिन्यूअस चल रही है अपनी श्रेणी। तो कंटिन्यूअस जो श्रेणी है उसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा और बारंबारता अपने को दी हुई आएगी। अब सबसे पहले कंटिन्यूअस श्रेणी में बहुलक का जैसे मान अपने को निकालना है तो क्या करेंगे? जो बारंबारता सबसे ज्यादा बार आ रही है यानी कि बहुलक अपना 10 से 15 के बीच होगा। इस तरह से अपन आगे बहुलक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको श्रेणियां पहचाननी है। बार बार कह रही हूं कि श्रेणियों का ज्ञान होने से ही अपन इन टॉपिक्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं अपन अपना पहला जो माप है केंद्रीय प्रवृत्ति का बहुलक, वो स्टार्ट करते हैं। बहुलक पढ़ने से पहले एक बार श्रेणियों के बारे में मैं थोड़ा समझा देती हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी में केवल अंक दिए हुए आएंगे, केवल लंबाई दी हुई आएगी, केवल चौड़ाई दी हुई आएगी। खंडित श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी में अंक दिए हुए आएंगे प्लस उनके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई आएगी। और तीसरी जो श्रेणी है सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस जो सीरीज है उसमें क्या आएगा? वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा और फ्रीक्वेंसी दी हुई आएगी। अब हम बहुलक के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। बहुलक जो है वो क्या होता है? बहुलक का अर्थ क्या है? बहुलक जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के ला मोड से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रेंच भाषा के ला मोड। जो ला मोड है जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज। बहुलक जो है फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज। यानी कि जो चीज फैशन या रिवाज में सबसे ज्यादा चल रही है वो ही क्या होगा? अपना बहुलक होगा। जैसे मान लो 7 नंबर के जूते जो है वो बाजार में सबसे ज्यादा बिकते हैं। 7 नंबर के जूते बाजार में सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो अपना जो बहुलक होगा वो ना तो 6 होगा, ना 5 होगा, न 4, न 8। अपना बहुलक क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वही मूल्य क्या होगा? बहुलक का मूल्य होगा। अब हम देखते हैं कि बहुलक जो है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। सीरीज अपने को दी हुई है जैसे 2, 4, 6, 4, 3, 1। ये सीरीज अपने को दी हुई है। कौन सी श्रेणी है? ये व्यक्तिगत श्रेणी है। और व्यक्तिगत श्रेणी में अपने को क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो हमें दिखाई दे रहा है, मैंने क्या कहा था? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी, जो अपने फैशन में सबसे ज्यादा बार चल रही है, जो अपने रिवाज में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो ही क्या होगा? बहुलक होगा। तो इस श्रेणी में हमें देखना है कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। 2 एक ही बार आ रहा है, 4 जो है 1 और 2 बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 1 एक बार आ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 4। बहुलक का मूल्य क्या होगा? 4 होगा। क्यों होगा 4? क्योंकि 4 जो संख्या है इसमें ज्यादा रिपीट हो रही है, बाकी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, केवल और केवल 4 रिपीट हो रहा है। तो बहुलक का मूल्य क्या होगा? 4। अब हम देखते हैं कि खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकालते हैं। खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकालते हैं?
देखने मात्र स्थिति संबंधी माध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि निरीक्षण से ही हमें ज्ञात हो जाता है। अधिकतर बार निरीक्षण से ही माध्यिका और बहुलक ज्ञात हो जाता है, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? स्थिति संबंधी माध्य, पोजिशनल माध्य। एक स्थिति को ये बता देते हैं केवल निरीक्षण मात्र से। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है। पहले तो देखना है कि कौन सी श्रेणी है ये श्रेणी कौन सी है? खंडित श्रेणी है। दिखाई दे रहा है? खंडित श्रेणी में क्या था? अंक दिए हुए थे और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ अपने को क्या दिया हुआ है? अंक दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखना है कि अंकों में नहीं देखना है कि सबसे ज्यादा बड़ा अंक कौन सा है, अब हमें फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी हो रही है? जो 3 बार, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 है। फ्रीक्वेंसी कौन सी रिपीट हो रही है? 6। यानी कि जो 6 अंक है वो कितने लोगों के आए हैं? 3 लोगों के 6 अंक आए हैं। बाकी 2 अंक जो है एक स्टूडेंट के आए हैं, 4 जो अंक है वो 2 स्टूडेंट के आए हैं, 7 जो अंक है वो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं और 8 जो अंक है वो एक स्टूडेंट के आया है। यानी कि बहुलक का पता चल रहा है हमें कि 3 जो है स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं 6। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रही है वो संख्या कौन सी हो रही है? जो अंक हो रहा है वो हो रहा है 6। तो Z इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 6। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी है? 3 है। तो आंसर Z इक्वल टू 3, और ऑप्शन में 3 ऑप्शन जरूर आएगा। एग्जामिनर 3 ऑप्शन सबसे पहले डालेगा। तो हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी में अपने को आंसर नहीं बताना है, फ्रीक्वेंसी तो ये बता रही है कि कितने लोगों के ये नंबर आया है। अपना अंक जो है वो क्या होगा? 6। तो 6 जो अंक है वो 3 लोगों के आया है, यानी कि 6 अंक जो है 3 लोगों के सबसे ज्यादा बार आया है। तो अपना बहुलक क्या होगा? 6। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने को 3 नहीं लिखना है, अपने को क्या लिखना है? 6 लिखना है। आंसर अपना करेक्ट आंसर होगा वो 6 होगा, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी है लेकिन अंक तो ये है। यानी कि 6 जो अंक आया है वो 3 लोगों के आए हैं। सबसे ज्यादा जो अंक आया है वो 6 अंक आया है, ना कि 3। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना। अब हम देखेंगे बहुलक, सतत श्रेणी में बहुलक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सतत श्रेणी आएगी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल अपने को दिया हुआ आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी दी हुई आएगी अपने को 2, 4, 6, 4 और 2। अब देखो ये कौन सी श्रेणी है? सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा और वो फॉर्मूला है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये फॉर्मूला सतत श्रेणी में, खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही अपना बहुलक होगा। लेकिन सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए हमें क्या याद रखना होगा? ये फॉर्मूला Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब L1 का मतलब क्या है, F1 का मतलब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि L1 की जगह क्या लिखना है, F1 की जगह क्या लिखना है, F0 की जगह क्या लिखना है। तो
मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि जहां कहीं भी जेड शब्द बहुलक शब्द का प्रयोग होगा वहां हम क्या लिखेंगे, जेड। बहुलक को किससे डिनोट करेंगे, जेड से। दूसरा जो है अपना L1, पहले तो इस सीरीज में अपने को पहचानना है कि किस वर्ग अंतराल में बहुलक आएगा। तो मैंने क्या कहा था कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो हमें देखना है बारंबारता में कि कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो बारंबारता 6। इस बारंबारता बंटन में सबसे ज्यादा बड़ी बारंबारता क्या है, 6 है। तो वर्ग अंतराल अपना किस में आएगा, बहुलक का वर्ग किस में आएगा, 20 से 30। बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी वर्ग अंतराल में क्या होगा, बहुलक का निर्धारण होगा। बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसी वर्ग अंतराल में बहुलक का निर्धारण होगा। यानी कि हमें अभी से पता है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा। अभी से निरीक्षण मात्र से ही पता चल रहा है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच आएगा, क्योंकि इसकी बारंबारता है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। अब देखो L1 का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट, यानी कि निचली सीमा। लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा, यानी कि जिस वर्ग अंतराल में अपना बहुलक आएगा उसकी निचली सीमा। तो क्वेश्चन में देखो कि 20 से 30 के बीच अपना बहुलक आएगा, तो इसकी जो निचली सीमा है वो क्या है, 20, ऊपरी जो सीमा है वो 30। तो L1 की जगह हमेशा हम लिखेंगे कि L1 की जगह क्या आएगी, निचली सीमा आएगी। L1 की जगह क्या आएगी, निचली सीमा आएगी, लोअर लिमिट आएगी। फिर अब हम देखेंगे कि F1 का मतलब क्या है कि जिस वर्ग अंतराल में हमारा बहुलक वर्ग आएगा उसी वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी, यानी कि वर्ग अंतराल की बारंबारता। F2 का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल के नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F0 का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल के ऊपर वाले वर्ग की, वर्ग अंतराल के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। I का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल अब देखो फॉर्मूले में देखो जेड, पहले बारंबारता में देखेंगे अपन, इनके साइड में लिख लेंगे। F1 ये हो गया अपना, F1 की जगह क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल की बारंबारता। सबसे पहले तो लोअर लिमिट का हमें पता चल रहा है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसी वर्ग अंतराल में अपनी क्या आएगी, बहुलक की संख्या आएगी। और इसकी जो लोअर लिमिट है अपनी L1 अपने पास कितना है, 20 है, लिख लिया। L1 यानी कि ये लोअर लिमिट, जिस वर्ग अंतराल में बहुलक आएगा उसकी लोअर लिमिट। दूसरा अब हमें देखना है F1 का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल की बारंबारता। जिस वर्ग अंतराल में बहुलक आएगा उसकी बारंबारता हमें लिखनी है, तो उसकी बारंबारता क्या आ रही है हमारे पास, 6। तीसरी जो है F2 क्या है,
वर्ग अंतराल के नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल के नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या है? F2। तो ये है अपना वर्ग अंतराल, इससे नीचे वाला वर्ग अंतराल ये है और इसकी जो बारंबारता है वो क्या है? 4। इसकी बारंबारता क्या है? 4। अब हम F0 को देखेंगे। F0 का मतलब क्या है? वर्ग अंतराल के ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो ऊपर वाला वर्ग अंतराल कौन सा है? 10 से 20 और इसकी बारंबारता हमारे पास क्या आ रही है? 4। और I का मतलब क्या है? वर्ग अंतराल। I का मतलब क्या है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच कितना अंतर है? तो कितना है? 10 का है, 10 का अंतर आ रहा है। I का मतलब वर्ग अंतराल, 10 का वर्ग अंतराल ला रहा है, इसमें भी 0 से 10 10, 10 से 20 10, 20 से 30 10, 30 से 40 10 और 10 40 से 50 10। वर्ग अंतराल अपना सेम आ रहा है सब में, तो वर्ग अंतराल क्या होगा? 10 हो जाएगा। अब अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। Z इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है हमारी? 20 प्लस F1 क्या है? 6 माइनस F0 कितना है? 4। 2F1 F1 को क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। F1 को क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो F1 कितना है? 6। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस F0 क्या है? 4 और माइनस F2 क्या है? 4 गुणा वर्ग अंतराल कितना है? 10। Z इक्वल टू 20 प्लस 6 में से 4 गए तो 2 और 12 में से 8 गए तो 8 क्यों गए? क्योंकि दो संख्याएं माइनस की है, -4 और -4, माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो माइनस के 8 घटाएंगे प्लस के 12 में से तो कितना बचेगा? 4। 4 गुणा 10। अब देखो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले इस 20 को इसमें जोड़ देते हो। नहीं, सबसे पहले क्या करना है? इस वाले को सॉल्यूशन करना है, इस वाले संख्याओं का सॉल्यूशन अपने को करना है। सबसे पहले क्या करोगे? 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20 बटे 4। 20 को हमेशा अलग रखना है, प्लस सबसे लास्ट में करना है। सबसे पहले 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, 20 बटे 4। अब 20 में 4 का भाग दोगे, ऐसे नहीं कि पहले 20 को प्लस कर दो, सबसे पहले 20 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा अपने पास? 5। 4 पंजू 20, 5 आ जाएगा। तो अपना बहुलक क्या होगा? 20 प्लस 5 25। ये क्या आ गया? सतत श्रेणी में हमारा बहुलक। मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि जो हमारा बहुलक है वो किसके बीच आएगा? 20 से 30 के बीच। अगर 20 से 30 के बीच बहुलक संख्या नहीं आ रही तो अपना सवाल क्या है? रोंग है। और 20 से 30 वर्ग अंतराल के बीच बहुलक का मान आ रहा है तो अपना सवाल क्या है? सही है। इस प्रकार सतत श्रेणी में अपन बहुलक को निकालेंगे। अब हम आगे वाली क्लास में माध्यिका और समांतर माध्य टॉपिक को लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।